मैं सबकी नज़रों से बचकर अपने पेरेंट्स का पुलिस बैज फिर से रीएक्टिवेट कर लेता हूँ। लेकिन मेरी बहन और गर्लफ्रेंड, जिन्होंने हमेशा मुझसे प्यार करने का वादा किया था, उन्हें इस बात की भनक तक नहीं है। वे अभी भी इंतज़ार कर रही हैं कि मैं उस स्कॉलरशिप किड से अपनी 100वीं बार माफ़ी मांगूं। उन्होंने तय किया है कि जिस दिन मैं माफ़ी मांगूंगा, वे मुझे सच बता देंगी कि हर बार जब उन्होंने उसका साथ दिया तो वो सिर्फ एक एहसान चुकाने के लिए था जिसने उनकी जान बचाई थी। लेकिन जिस दिन मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए पुलिस क्रूज़र में बैठता हूँ, वे घर पर खुशी खुशी मेरा इंतज़ार कर रही होती हैं। वे मुझे बताना चाहती हैं कि अब उन्हें कभी किसी एक को चुनना नहीं पड़ेगा और हम पहले की तरह खुशी खुशी रह सकते हैं। लेकिन इसके बजाय उन्हें मेरी मौत की खबर मिलती है। मार्टर सेमेट्री में मैं अपने पेरेंट्स की ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों को देखता हूँ और मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। सिटी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के कैप्टन नैश अपने शहीद साथियों के अनाथ बेटे को देखते हैं। उनका लहजा सख्त है। कैप्टन नैश कहते हैं, सिलिस, क्या तुम वाकई इस बैच को रिएक्टिवेट करना चाहते हो? तुम्हारे पेरेंट्स हीरोज थे जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दे दी। वे कभी नहीं चाहते कि तुम भी इसी रास्ते पर चलो। सिलिस जवाब देता है, अंकल नैश, मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता कि परिवार से पहले देश आता है। आपने ही मेरी पुलिस एकेडमी की एप्लीकेशन भरने में मदद की थी। आपको तो मुझे सबसे बेहतर समझना चाहिए। एक लंबी खामोशी के बाद कैप्टन नैश एक ठंडी आह भरते हैं। वे कहते हैं, अगर तुमने मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। नारकोटिक्स ऑफिसर्स को पूरी तरह गायब होना पड़ता है। मैं जल्द से जल्द तुम्हारी एक स्टेज डेथ अरेंज कर दूंगा। मेरे सिग्नल का इंतजार करना। अपनी इच्छा पूरी होने पर मेरे सीने से एक बहुत बड़ा बोझ हट जाता है। मैं इस बुजुर्ग को झुककर सम्मान देता हूँ और धीरे से वहां से चला जाता हूँ। घर पहुंचने पर वो लिविंग रूम जो अक्सर चहल पहल से भरा रहता था, आज वहां का माहौल बहुत तनावपूर्ण है। मेरी बहन सरेना और मेरी गर्लफ्रेंड आइवी काउच पर बैठी हैं। उनके चेहरे किसी तूफान की तरह काले पड़े हुए हैं। उनके बगल में एडन बैठा है, जिसके बाल बुरी तरह कटे हुए हैं और वो रोते हुए शिकायत कर रहा है। एडन कहता है, मिस सू, आइवी, प्लीज मिस्टर सू को दोष मत दीजिए। मुझे पता है कि उन्होंने जानबूझकर मेरे बाल ऐसे नहीं काटे। ये सब मेरी गलती है। मैंने उन्हें गुस्सा दिलाया और उन्होंने अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। आइवी की आंखें गुस्से से और भी गहरी हो जाती हैं। उसकी आवाज में नफरत है। आइवी कहती है, सरीना, इसके लिए बहाने बनाना बंद करो। मैं इसके स्पॉइल्ड रिच किड वाले मिजाज को किसी और से बेहतर जानती हूँ। सरीना बीच में बोलती है, फिक्र मत करो, हम आज तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहेंगे। इतना कहकर वो मेरी तरफ एक ठंडी नजर डालती है। सरीना कहती है, सलस, देखो तुमने क्या किया है। अभी के अभी एडन से माफी मांगो। मैं एडन के चेहरे पर जीत की चमक देखता हूँ और अपना चेहरा पत्थर जैसा सख्त रखता हूँ। कुछ नहीं कहता। मैंने तो कई दिनों से एडन को देखा तक नहीं है। मैं अचानक उसके बाल कैसे काट सकता हूँ? जाहिर है ये एडन की एक और चाल है, लेकिन मैं सफाई देने की जहमत नहीं उठाता, क्योंकि मुझे पता है कि चाहे ये साजिश कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, जैसे ही मैं मुंह खोलूंगा, मेरी अपनी बहन और गर्लफ्रेंड उसी का साथ देंगी। और हुआ भी वही। मुझे वहां बेअसर खड़ा देखकर सिरेना का गुस्सा फूट पड़ता है। सरीना चिल्लाती है, तुम पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हो आईवी। इसे पकड़ो। मुझे यकीन नहीं होता। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, आईवी ने मुझे मजबूत पकड़ में जकड़ लिया। मैं हिल तक नहीं पा रहा हूँ। सरीना कैंची उठाती है और बिना किसी रहम के मेरे बालों का एक गुच्छा काट देती है। अपने बालों को जमीन पर गिरते देख मेरे सीने में एक तेज दर्द उठता है। मुझे याद आता है कि कैसे छोटी सरीना अनाड़ी हाथों से मेरे बाल संवारा करती थी और कहती थी कि वो मेरी बड़ी बहन है और हमेशा मेरा ख्याल रखेगी। हमारे पेरेंट्स की लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान मौत के बाद हम दोनों ही अकेले रह गए थे। सरीना ने शून्य से सब कुछ बनाया, मुझे अकेले पाला और अपना सारा प्यार मुझ पर न्यौछावर कर दिया। जब मैं 15 साल का हुआ तो उसने मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड आईवी से मिलवाया। आईवी को पहली नज़र में ही मुझसे प्यार हो गया। जैसे ही मैं 18 साल का हुआ, वो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बेताब थी। तब से मेरे पास दो ऐसी औरतें थीं जो मुझे बिना किसी शर्त के प्यार करती थीं। उन्होंने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं चाहता था, बस एक चीज़ को छोड़कर। उन्हें डर था कि मेरा अंजाम भी मेरे पेरेंट्स जैसा होगा, इसलिए उन्होंने मुझे पुलिस एकेडमी में अप्लाई करने से मना कर दिया था। लेकिन मैंने उनकी पीठ पीछे छुपकर एप्लीकेशन भर दी और 4 साल तक उनसे ये बात छिपा कर रखी, इस सपने के साथ कि एक दिन मैं अपने पेरेंट्स का बैज फिर से रिएक्टिवेट करूंगा। अब मैं ग्रेजुएट हो चुका हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें पुलिस ज्वाइन करने के बारे में कैसे बताऊं। फिर एडन आया और मुझे एहसास हुआ कि अब अलविदा कहने का कोई मतलब नहीं रह गया है। एडन एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है जिसे एसयू कॉरपोरेशन स्पॉन्सर करती है। हर साल कंपनी सैकड़ों लोगों को स्पॉन्सर करती है, लेकिन एडन अकेला था जो शुक्रिया कहने दरवाजे तक आया। इतना ही नहीं, उसने एसयू कॉरपोरेशन में नौकरी भी हासिल कर ली और धीरे धीरे सरीना और आईवी के करीब आ गया। जब मैंने पहली बार एडन को देखा था, तभी से मुझे वो पसंद नहीं था। मैं देख सकता था कि वो बहुत चालाक है, और उसके बाद उसने जो कुछ भी किया, उसने मेरी बात सच साबित कर दी। उसे विक्टिम बनने का नाटक करना पसंद था।
उसने अनगिनत बार मुझे फंसाया, और यहाँ तक कि 1 साल पहले आए भूकंप के दौरान लोगों की जान बचाने का क्रेडिट भी ले लिया। सेरेना और आइवी दोनों को लगा कि वो एडन ही था जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें मलबे से बाहर निकाला था, इसीलिए वे उस पर इतना प्यार लुटाती थीं। लेकिन असल में जिसने उन्हें बचाया था, जिसके पैर मलबे में रगड़कर लहूलुहान हो गए थे, जिसकी उंगलियां पत्थरों के नीचे दबकर टूट गई थीं, वो मैं था। उन्हें आज़ाद करने के ठीक बाद मैं थकान से बेहोश हो गया था, और एडन ने सारा क्रेडिट ले लिया और बार बार मेरे नाम पर कीचड़ उछाला। मेरा भरोसा बहुत पहले ही टूट चुका था, इसीलिए मैंने उन्हें बैज रीएक्टिवेट करने के बारे में बताने का कभी नहीं सोचा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे एडन के मामूली आरोपों पर यकीन करके मेरे बाल इतनी बेरहमी से काट देंगी। मेरे बाल जमीन पर गिरने के बाद आइवी मुझे छोड़ देती है, सरीना कैंची एक तरफ फेंक देती है। फिर वे दोनों एडन की देखभाल करने लगती हैं और उसे खाना खाने के लिए मनाती हैं। वे एक बार भी पीछे मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखती। उन्हें जाते हुए देखकर मैं कटे हुए बालों के ढेर पर बैठ जाता हूँ और एक खोखली हंसी हंसता हूँ। अगली सुबह जैसे ही मैं अपना दरवाज़ा खोलता हूँ, सरीना और आइवी बाहर ही इंतजार कर रही होती हैं। वे मुझे देखकर अपनी भवें सिकोड़ती हैं। सरीना कहती है, सिलस, तुम्हें ये स्पॉइल्ड रिच किड वाले नखरे बंद करने होंगे। एडन हमारे परिवार का जान बचाने वाला है, तुम्हें उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। हम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो हमेशा तुम ही रहे हो। हम उसके साथ सिर्फ इसलिए अच्छे हैं ताकि उसका एहसान चुका सकें, इसलिए बेमतलब जलना बंद करो। मैंने पिछले 1 साल में ये शब्द हज़ारों बार सुने हैं। मेरे होंठ खुलते हैं और मैं एक नंबर बोलता हूँ, 95। वे दोनों एक दूसरे को देखती हैं और एक साथ पूछती हैं, 95 से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं उनकी तरफ स्थिरता से देखता हूँ। मैं कहता हूँ, सरीना, आइवी, ये 95वीं बार है जब तुमने एडन की वजह से मुझे दुख पहुंचाया है। जब ये गिनती 100 तक पहुंच जाएगी तो जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करती हो वो हमेशा के लिए चला जाएगा। सरीना कहती है, सिलस, ऐसी अपशकुन वाली बातें मत करो। मैं एक शांत हंसी हंसता हूँ, मेरी आवाज़ पूरी तरह ईमानदार है। मैं कहता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सेरेना को अब भी लगता है कि मैं सिर्फ नखरे कर रहा हूँ। वो कहती है, तुम हमारी सुरक्षा में पूरी तरह सुरक्षित हो। किसकी हिम्मत होगी तुम्हें छूने की? तुम्हें क्या हो सकता है? आइवी को कुछ गड़बड़ लगती है और वो आगे पूछती है, कल तुमने क्या किया? तुम घर इतनी देर से क्यों आए? मैं जवाब देने ही वाला होता हूँ कि एक रिंगटोन मुझे रोक देती है। यह एडन का फोन है। सरीना तुरंत उठा लेती है। एडन कहता है, मिस सू, मैंने मिस्टर सू को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वे अभी भी मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो मेरे पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेरा रेजिग्नेशन लेटर आपकी डेस्क पर है। मैं आज ही अपने गांव वापस जा रहा हूँ। अलविदा। ये सुनते ही दोनों औरतें लड़खड़ा जाती हैं। वे उसके पीछे भागती हैं और दरवाजे से ओझल हो जाती हैं। मैं एक कड़वी हंसी हंसता हूँ और चुपचाप अपने कमरे में वापस चला जाता हूँ। मैं हर चीज़ को छांटता हूँ और एक एक करके कचरे में फेंक देता हूँ। सेरीना के दिए तोहफे, आइवी के साथ वाली मैचिंग आइटम्स, हम तीनों की साथ वाली तस्वीरें। पूरा दिन इसी में बीत जाता है। शाम को आइवी और सेरीना वापस आती हैं और उनके साथ एडन भी है। मुझे देखते ही उनके चेहरे ठंडे पड़ जाते हैं। सेरीना कहती है, सिलिस, तुमने एडन के अपार्टमेंट पर रंग फेंकने के लिए लोग क्यों भेजे? अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम इसे और कितना आगे ले जाओगे? तुम पहले कितने अच्छे थे। जब से एडन आया है तुम जलसी के मारे पागल हो चुके हो। उनके गुस्से को देखकर मेरी आंखों में गहरी थकान भर जाती है, लेकिन उन्हें ये मेरा गुनाह कबूल करना लगता है। सेरीना ठंडे लहजे में कहती है, एडन तुम्हारा अपार्टमेंट तुम्हारी वजह से रहने लायक नहीं बचा है, इसलिए वो कुछ समय के लिए हमारे साथ रहेगा। तुमने ये मुसीबत खड़ी की है, इसलिए तुम्हारी सजा यह है कि तुम अपना कमरा एडन को दोगे। मैं बहस किए बिना उसकी तरफ देखता हूँ। मैं चाबी मेज पर पटक देता हूँ। मैं कहता हूँ, ठीक है, वैसे भी मैं जल्द ही जा रहा हूँ। फिर आइवी भवें सिकोड़ते कहती है, एडन को ऑरेंजेस से एलर्जी है। इस घर में अब और ऑरेंज ट्रीज नहीं रहेंगे। मैं हाउसकीपर को फ़ोन करता हूँ और उससे कहता हूँ कि रातों रात पीछे के बगीचे के हर एक ऑरेंज ट्री को उखाड़ दे, वही पेड़ जो मैंने बचपन में लगाए थे। इतना सब होने के बाद भी वे दोनों संतुष्ट नहीं हैं। वे कहती हैं, एडन की नींद बहुत कच्ची है, वो कोई शोर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिमी बहुत शोर मचाती है, अब से उसे बाहर निकालने की इजाज़त नहीं है। 2 घंटे बाद पेट बोर्डिंग सर्विस दरवाजे पर आ जाती है। मैं उस बिल्ली को उनके हवाले कर देता हूँ जिसे मैंने 5 साल तक पाला था। ये देखकर कि मैं बिना किसी विरोध के हर मांग मान रहा हूँ, आइवी और सरीना दोनों को कुछ अजीब लगता है, लेकिन मैं कोई सफाई नहीं देता और अकेला ऊपर चला जाता हूँ। खाली कमरे को देखते हुए मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है। वैसे भी मैं जल्द ही जा रहा हूँ, ये सब तो खाली होना ही था। देर रात एक तेज दस्तक खामोशी को तोड़ देती है। मैं आधी नींद में दरवाज़ा खोलता हूँ और वहाँ आयरन खड़ा है। वो अपनी कलाई ऊपर करता है और एक लग्जरी लिमिटेड एडिशन घड़ी दिखाता है। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा है।
एडन कहता है, मिस्टर सू, सेरेना ने आज सुबह मुझे ये घड़ी दी है। वैसे मुझे ब्रांड्स की ज़्यादा समझ नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा स्टाइल है और इसकी कीमत क्या है? मेरी आंखें सदमे से फैल जाती हैं। वो घड़ी हमारे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है जो उन्होंने सेरेना और मेरे लिए छोड़ी थी। वो किसी बाहरी इंसान को क्यों देगी? मैं सहज रूप से उसे छीनने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने तुम्हें यह घड़ी दी हो। इसे वापस करो। मेरा रिएक्शन देखकर एडन के चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल जाती है। वो मुड़ता है और भागने लगता है। मैं उसे आवाज देने ही वाला होता हूं कि वो पीछे मुड़कर देखता है और फिर अपनी बाहें फैलाकर खुद को सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। गिरने की आवाज पूरे घर में गूंजती है, जिससे सेरीना और आइवी तुरंत सतर्क हो जाती हैं, जो स्टडी रूम में बिजनेस डिस्कस कर रही थी। वे बाहर आती हैं और एडन को खून से लथपथ बेहोशी की हालत में देखती हैं। आइवी सीढ़ियों से नीचे भागती है और उसे गोद में लेती है। आइवी कहती है, एडन जागो, होश में आओ। सेरीना मेरा हाथ पकड़ती है और लगभग गुर्राते हुए कहती है, मुझे पता था कि कल की तुम्हारी आज्ञाकारी सिर्फ एक नाटक थी। जैसे ही हम पीठ फेरते हैं तुम एडन को परेशान करने के लिए कुछ भी करते हो। सिलिस, मुझे तुम पर बहुत शर्मिंदगी हो रही है। एडन की चुएं गंभीर लगती हैं। वे दोनों उसे कार से हॉस्पिटल ले जाती हैं और मुझे भी साथ घसीटती हैं ताकि जैसे ही उसे होश आए मैं उससे माफी मांग सकूं। कुछ ही देर बाद एडन को ऑपरेटिंग रूम में ले जाया जाता है। एक नर्स घबराकर बाहर आती है। नर्स कहती है, RH नेगेटिव ब्लड किसका है? मरीज का बहुत खून बह चुका है, हमें तुरंत ट्रांसफ्यूजन करना होगा। इससे पहले कि बात पूरी हो सेरेना मेरी तरफ इशारा करती है। सेरेना कहती है, इसका है। मेरे सीने में पहले से ही आग जल रही है। मैं अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लेता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं डोनेट नहीं करूँगा। मैंने उसे धक्का नहीं दिया। मैं उसे अपना खून क्यों दूँ? मेरे सदमे की हद नहीं रहती जब सेरीना अपनी कलाई से ब्रेसलेट उतारती है और उसे मेरे चेहरे के सामने रखती है। सेरीना कहती है, सिलिस, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इस ब्रेसलेट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। आइवी मुझे एक चुभती हुई नज़र से देखती है। आइवी कहती है, अगर तुम्हारी वजह से एडम को कुछ भी हुआ तो हमारी एंगेजमेंट खत्म समझो। मेरा सिर फटने लगता है। मैं सेरेना की तरफ देखता हूँ और अपने आंसू रोकते हुए कहता हूँ, तो तुमने वाकई उसे डैड और मॉम की निशानियां दे दी? फिर मैं आइवी की तरफ मुड़ता हूँ। मेरी आंखें इतनी लाल हैं जैसे खून निकल आएगा। मैं कहता हूँ, तो तुम्हारे दिल में हमारे इतने सालों के साथ की कीमत एक बाहरी इंसान के बराबर भी नहीं है? मेरी बातें सुनकर दोनों औरतें सन्न रह जाती हैं। इससे पहले कि वे कुछ कह पाएं मैं आगे झपटता हूँ और सरेना के हाथ से वो ब्रेसलेट छीन लेता हूँ। मेरी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी है। मैं कहता हूँ, याद रखना, ये नंबर 96 है। आखिरकार मैं नर्स के साथ अंदर जाता हूँ और एक बार में 600 क्यूबिक सेंटीमीटर खून देता हूँ। आराम करने के बाद जब मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ तो मेरे पैर इतने कमज़ोर हैं कि मैं बिना सहारे के चल भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन सेना और आइवी अब भी मुझे जाने नहीं थी। वे एडन के होश में आने तक वहीं रुकने की जिद करती हैं। इसलिए अगली सुबह तक मैं स्टेयर रेलिंग पकड़कर धीरे धीरे नीचे उतरता हूँ और हॉस्पिटल से बाहर निकलता हूँ। जब मैं चौराहे पर पहुंचता हूँ तो एडन मुझे एक मैसेज भेजता है। एडन कहता है, सेलिस, कैसा लग रहा है उस चीज़ का इल्ज़ाम सहना जो तुमने की ही नहीं और खुद को बचाने का कोई रास्ता भी नहीं है? कोई तुम्हारी तरफ नहीं है, तुम टूट चुके होगे, है ना? फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज आ रहा है, उसे ज़रूर है ना? एक सरप्राइज? उसकी चालों को याद करके मेरा दिल बैठ जाता है। मैं अपना फ़ोन जेब में रखता हूँ और टैक्सी रोकने के लिए हाथ उठाता हूँ। तभी एक कार सीधे मेरी तरफ आती है और मुझे बचने तक का समय नहीं मिलता। मेरा शरीर एक रैगडॉल की तरह हवा में उछलता है और पेवमेंट पर जोर से गिरता है। धुंधलके में मुझे महसूस होता है कि मुझे ऑपरेटिंग रूम में ले जाया जा रहा है। मेरे कानों में बस भागने की आवाज़ें और शोर गूंज रहा है। जब मुझे होश आता है तो मुझे दो पछतावे से भरे चेहरे दिखते हैं। आइवी के माथे पर बल है और उसकी आवाज़ कांप रही है। आइवी कहती है, जब तुम यहाँ से गए थे तब तो ठीक थे, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया? हॉस्पिटल से निकलते समय मिले उन मैसेजेस को याद करते हुए मैं अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लेता हूँ। मैं कहता हूँ, एडन से पूछो। ये सुनकर सीरीना और आइवी के चेहरे तुरंत काले पड़ जाते हैं। सीरीना कहती है, सीलस, तुम हर चीज के लिए एडन को जिम्मेदार ठहराना कब बंद करोगे? वो खुद हॉस्पिटल बेड पर पड़ा है, उसके पास तुम्हारे पीछे आने का समय कब होगा? उनके अटूट विश्वास को देखकर मैं एक और शब्द बर्बाद नहीं करता। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, उन्हें हाथ से इशारा करता हूँ और बाहर जाने के लिए कहता हूँ। वे और भी बहुत कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन मेरा चेहरा इतना पीला पड़ चुका है कि वे अपनी बात निगल जाती हैं और चली जाती हैं। कुछ मिनटों बाद नाइट स्टैंड पर रखा मेरा फ़ोन बजता है। आवाज़ आती है, सिलिस, यहाँ सब तैयारी हो चुकी है, तुम्हें करीब एक हफ्ते में यहाँ से निकलना होगा। मैं तुरंत अपनी आवाज़ धीमी कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ, समझ गया, मैं ऑर्डर्स फॉलो करूँगा। मैं किसी भी वक्त निकल सकता हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता दरवाज़ा बाहर से खुलता है।
सेरेना और आईवी अंदर आती हैं। उनके चेहरे पर शक साफ दिख रहा है। सेरेना पूछती है, निकलने से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं शांति से फ़ोन काट देता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं पूछ रहा था कि मुझे डिस्चार्ज कब मिल सकता है। और तुम दोनों, तुम वापस क्यों आई? आईवी मेज से कार कीज उठाने के लिए झुकती है। वो और ज़्यादा सवाल पूछने ही वाली होती है कि तभी एक नर्स घबराते हुए अंदर आती है। मिस सू, मिस आईवी, मिस्टर एडन को अभी उल्टी हुई है। ये सुनते ही वो दोनों बिना सोचे समझे तुरंत वहाँ से निकल जाती हैं। मैं बस अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाता हूँ। ये सब वाकई मजाकिया है। अगले कुछ दिनों तक वो दोनों शायद ही कभी नजर आती हैं। अगर आती हैं तो ज़्यादा देर रुकती नहीं और कोई ना कोई बहाना बनाकर चली जाती हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि वो कहाँ है। वो पूरा वक्त एडन का ख्याल रख रही हैं। वो हर रोज़ मुझे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भेजता रहता है। सरेना उसके लिए खुद चिकन सूप बना रही है। आईवी उसे बड़े प्यार से हर चम्मच फूंक फूंक कर खिला रही है। उसे खुश रखने के लिए ढेरों लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स खरीदे गए हैं, जिनसे उसका पूरा हॉस्पिटल रूम भर चुका है। मैं बस खामोशी से ये सब देखता रहता हूँ, एक बार भी जवाब नहीं देता। आखिरकार मैं किसी को बताए बिना खुद को डिस्चार्ज करा लेता हूँ और चुपचाप हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता हूँ। उसी शाम एडन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालता है। फोटो में सेरेना और आईवी फिर से उसके साथ हैं, जैसे वो दुनिया का सबसे करीबी परिवार हो। कैप्शन में लिखा है, मेरे बस एक बार कहने की देर है और तुम दोनों सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाती हो। मैं शांति से अपना फोन बंद करता हूँ, सीढ़ियों की तरफ बढ़ता हूँ। लेकिन अगले ही पल घर का दरवाजा जोर से खुलता है। सेरेना और आईवी अंदर आती हैं। उनके चेहरे ऐसे गंभीर हैं जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो गई हो। एडन की उस पोस्ट को याद करते हुए मेरे मन में एक बुरा ख्याल आता है, और वैसा ही होता है। अगले ही पल सेरेना मेरी तरफ देखती है और कहती है, साइलस, एडन को कैंसर है। कैंसर? ये शब्द सुनकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल शांत हूँ। उस अर्थक्वेक के दौरान एडन ने आईवी और मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। सिर्फ उसी की वजह से हम आज जिंदा हैं। सेरेना रुकती है। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा है। मैं उसे अपने भाई जैसा मानती हूँ। अब उसे एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। उसकी आखिरी ख्वाहिश यही है कि आईवी उसके आखिरी दिनों में उसके साथ रहे और वो एक सिंबॉलिक वेडिंग कर सके। एक पल के लिए मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है। फिर मैं आईवी की तरफ देखता हूँ, जो अंदर आने के बाद से खामोश है। क्या तुम इस बात के लिए मान गई हो? आईवी की आवाज़ बहुत दबी हुई है सिलिस। मैं इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, मैं उसे बीच में ही टोक देता हूँ। किसी की जान बचाना किसी मंदिर बनाने से ज़्यादा पुण्य का काम है। तुम जो चाहो वो करो। सेरेना और आईवी ये सुनकर दंग रह जाती हैं। फिर उनके चेहरों पर हैरानी और राहत के भाव आ जाते हैं। वो ज़्यादा सोचती नहीं, बस मेरी थोड़ी सी तारीफ करती हैं और जल्दी से वहां से निकल जाती हैं। उन्हें जाते हुए देख मैं धीरे से हंसता हूँ, जैसे कोई शादी कभी सिर्फ सिंबॉलिक हो सकती है। एक दिन मैं सेरेना और आईवी के साथ एडन से मिलने हॉस्पिटल जाता हूँ। जब वो दोनों फल खरीदने बाहर जाती हैं तो मैं चुपके से उसके कमरे की तरफ बढ़ जाता हूँ। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचता हूँ, अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है। हाँ, मैंने बस कुछ फेक मेडिकल रिकॉर्ड्स बनवाए, डॉक्टर को थोड़े पैसे दिए और वो दोनों औरतें पूरी तरह से मान गई। अगले ही पल दरवाज़ा खुलता है। मुझे अंदर आता देख एडन तुरंत कॉल काट देता है और चेहरे पर एक मासूम सी झूठी मुस्कान ले आता है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने अभी कुछ सुना? मेरी आंखों में कोई हलचल नहीं है। मैं बिल्कुल शांत हूँ, कुछ नहीं सुना। मैं उसकी घबराहट पर ध्यान दिए बिना सीधा बाहर निकल जाता हूँ। एडन को जाहिर तौर पर मुझ पर यकीन नहीं है। वो पूरा दिन बेचैन रहता है, लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं कहता। मेरी खामोशी उसे और भी ज्यादा शकी बना देती है। वो पूरी रात इसी उलझन में रहता है और आखिरकार फैसला करता है कि वो बस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। अगले दिन जब घर खाली होता है, वो पूरे हॉलवे के फर्श पर शराब की बोतलें उड़ेल देता है और बिना पलक झपकाए लाइटर जला देता है। कुछ ही सेकंड्स में काला धुआं उठने लगता है। जब आग बेकाबू हो जाती है तो एडन अपनी पैंट्स ऊपर करता है, आईवी को फोन लगाता है और चिल्लाता है, आईवी तुम कहाँ हो? मेरे कमरे में आग लग गई है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। उसी वक्त धुएं की तीखी गंध से मेरी नींद खुल जाती है। मैं तेज़ी से बाथरूम की तरफ भागता हूँ, एक तौलिया भिगोता हूँ, उसे अपने चेहरे पर कसकर दबाता हूँ और सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैं ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचता हूँ, मेरा सामना सेरेना और आईवी से होता है, जो उस आग की लपटों के बीच अंदर भाग रहे हैं। शायद धुआं बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो मुझे वहाँ खड़ा देख भी नहीं पाती और पागलों की तरह सीढ़ियों की तरफ दौड़ती हैं। आग अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है। जलती हुई लकड़ियां टूट कर गिर रही हैं, लेकिन उन दोनों के कदम एक पल के लिए भी नहीं रुकते। वो सीधे हॉलवे के आखिरी कमरे, मास्टर बेडरूम की तरफ भागती हैं। कुछ मिनटों बाद मैं उन्हें एडन को बीच में लेकर बाहर निकलते हुए देखता हूँ। मेरे नाखून मेरी हथेलियों में इतनी जोर से गड़ जाते हैं कि खून निकलने वाला होता है। मेरा बेडरूम सीढ़ियों के बिल्कुल बगल में है, फिर भी शुरू से अंत तक उन दोनों ने एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा।
जैसे वो भूल ही गई हो कि मेरा कोई वजूद भी है। थोड़ी देर बाद फायर फाइटर्स आते हैं और आग बुझा देते हैं। वो मौके पर ही जांच करते हैं और आग लगने की वजह बताते हैं। जैसे ही डेलिबरेट आर्सन यानी जानबूझकर आग लगाने की बात सामने आती है, आइडन अपनी लाल आंखें उठाता है और मेरी तरफ बड़ी बेबसी से देखता है। मिस्टर सू, मैं समझ सकता हूं कि आप मेरी और आईवी की शादी से खुश नहीं हैं। मैं बस अपनी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। अगर आप वाकई से बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मैं ये शादी तोड़ दूंगा। लेकिन आपने मुझे अंदर बंद करके जिंदा जलाने की कोशिश क्यों की? भीड़ में सन्नाटा छा जाता है और फिर लोग हैरान रह जाते हैं। हर तरफ से नफरत भरी नजरें मुझे चुभने लगती हैं। मेरा दिल बैठ जाता है। मैं बोलने ही वाला होता हूं कि तभी मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। सरीना गुस्से में आग बबूला होकर मुझे घूरती है। मुझे हमेशा लगता था कि तुम बस छोटी सोच वाले और जलनखोर हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने पागल हो जाओगे और ऐसा घिनौना काम करोगे। सिलिस, मम्मी पापा ने जो कुछ भी तुम्हें सिखाया था, क्या वो सब बेकार चला गया? तुम उनसे नजरें कैसे मिलाओगे? 23 सालों में ये पहली बार है जब सेरिना ने मुझ पे हाथ उठाया है, और वो भी एक बाहरी इंसान के लिए बिना मेरी बात सुने। मैं उसे खाली नजरों से देखता रहता हूँ। मेरे हाथ कांप रहे हैं। आईवी की नजरों में सिर्फ निराशा है। ये पूरी शादी मैंने ही तय की थी। एडन ने मुझसे कई बार मना किया क्योंकि वो तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। तुम्हारी मंजूरी मिलने के बाद ही मैं आगे बढ़ी। तो फिर तुम ये दोहरी चाल क्यों चल रहे हो? अगर तुम्हें गुस्सा है तो मुझ पे टालो, एक मरते हुए मरीज पर नहीं। आईवी और सेरिना के इस बेतहाशा गुस्से का सामना करते हुए मुझे अपने सीने पर एक भारी बोझ महसूस होता है। मैं अपना मुंह खोलता हूँ, एक गहरी सांस लेता हूँ और खुद को संभालने की कोशिश करता हूँ। पहली बात, फायर फाइटर्स ने यह साफ किया है कि ये आग जानबूझकर लगाई गई थी। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आग मैंने लगाई है। क्या तुम सिर्फ एक इंसान की बात पर मुझे मुजरिम मान लोगी? दूसरी बात, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। मैं कभी ऐसा घटिया काम नहीं करूंगा। और आखिरी बात, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि जरा ये पता करो कि क्या ये तथाकथित टर्मिनल इलनेस सच भी है या नहीं। मेरा बचाव सुनकर और मेरी आवाज में वो सच्चाई देखकर सरीना और आईवी का ध्यान थोड़ा भटकता है। लेकिन जैसे ही टर्मिनल इलनेस का जिक्र आता है, एडन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे डर है कि कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए। वो अपनी आंखें घुमाता है और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। ये अचानक आई मुसीबत उन दोनों औरतों को पागल कर देती है। वो अब मेरी बात सुनने की जहमत तक नहीं उठाती और एडन को अस्पताल ले जाने के लिए भागदौड़ करने लगती हैं। बाहर जाते हुए सेरिना हाउसकीपर को बुलाती है। साइलस को साउथ बे विला में तब तक बंद रखो जब तक वो अपना सिर झुकाकर एडन से माफी नहीं मांग लेता। मेरी इजाजत के बिना उसे कोई बाहर नहीं निकालेगा। उन्हें जाते हुए देख मैं कड़वी और खुद पर हंसती हुई मुस्कान लेता हूँ। उन 5 दिनों के दौरान जब मैं विला में बंद रहता हूँ, मैं एक बार भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। दरवाजे पर रखे जाने वाले खाने के अलावा कोई भी मेरा हाल जानने नहीं आता। देखते ही देखते वो दिन आ जाता है जब मैंने कैप्टन नाश से मिलने का वादा किया था। मैं वहां से निकलने और अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करने का कोई रास्ता सोच ही रहा होता हूँ कि तभी नीचे शोर मचता है। सरेना और आईवी एडन को वापस घर लेकर आई हैं। वो दरवाजा जो कई दिनों से बंद था अचानक खुलता है। जब सीरीना मेरे चेहरे पर उस थप्पड़ का निशान देखती है तो उसका लहजा थोड़ा नरम पड़ जाता है। एडन इस बात को भूलने के लिए तैयार हो गया है। दोबारा कभी ऐसी हरकत मत करना। आईवी और मैं तुम्हारा नखरा बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं। मैं कुछ नहीं कहता। बिना किसी भाव के मैं मुड़ता हूं और नीचे की तरफ चल देता हूं। एडन लिविंग रूम के सोफा पर बैठा इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो मुझे देखता है उसके चेहरे पर एक बेचारा और डरा हुआ भाव आ जाता है। मिस्टर सू, सब मेरी गलती है, सब कुछ, माफी मुझे माननी चाहिए। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, सीढ़ियों पर मेरे पीछे खड़ी आईवी और सरेना अपनी भौहें सिकोड़ लेती हैं। एडन, माफी उसे मांगनी चाहिए। तुम्हें इस तरह झुकने की जरूरत नहीं है। मैं उन सबको नजरअंदाज करता हूँ, कैबिनेट से अपने जूते निकालता हूँ, उन्हें पहनता हूँ और दरवाजे की तरफ बढ़ जाता हूँ। सरीना के मन में अचानक एक डर बैठ जाता है। वो मुझे रोकने के लिए आगे बढ़ती है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं धीरे से पीछे मुड़ता हूँ और उसके घबराए हुए चेहरे को बड़ी नफरत से देखता हूँ। आज मम्मी पापा की पुण्यतिथि है, क्या तुम भूल गई? उस सुनसान पहाड़ी पर तेज हवाएं चल रही हैं। मैं घुटनों के बल बैठता हूँ, बड़ी सावधानी से उन सफेद क्रिसैंथेमम्स को कब्र पे रखता हूँ और फिर जमीन पर अपना माथा टेककर एक के बाद एक प्रणाम करता हूँ। मेरे माथे से खून निकलता देख पास ही खड़ी आईवी और सरीना से रहा नहीं जाता। वो मुझे उठाने के लिए दौड़ती हैं। अब बस करो, ऊपर स्वर्ग से वो तुम्हारा दुख देख रहे हैं। खुद को इस तरह तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। आईवी धीरे से मेरे कंधे को छूती है। उसकी आवाज नरम हो जाती है। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। तुम्हारे माता पिता की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब तुम ठीक रहोगे। और प्लीज ये सब घटिया काम करना बंद कर दो। पास ही खड़ा आइडन ये सब देखता है और फिर मेरी नकल करते हुए अपना माथा उस पत्थर पे जोर से मारता है और दर्द का नाटक करता है।
पल भर में वो दोनों औरतें जो मुझे दिलासा दे रही थीं मुझे छोड़ देती हैं और आइडन को अपनी बाहों में भर लेती हैं। सिलिस, अपने माता पिता को याद करना एक बात है, लेकिन एडन, तुम कितने पागल हो, तुमने ऐसा क्यों किया? आइडन अपनी मासूम आंखों से उन्हें देखता है और अपनी आंखों में आंसू ले आता है। मिस्टर और मिसेस सू सच्चे हीरो थे और आइवी ने मुझे हमेशा अपने भाई की तरह माना है। मेरे दिल में सू फैमिली हमेशा से मेरा अपना परिवार रही है। मुझे उन्हें सम्मान देना ही था। ये सुनकर सिरेना मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में कई तरह के जज्बात हैं। आइवी एक गहरी सांस लेती है, नीचे झुकती है और एडन की पैंट से धूल झाड़ती है। ये देखकर कि उसके माथे से खून ज्यादा निकल रहा है, वो तुरंत पहाड़ी से नीचे दौड़ती है ताकि फर्स्ट एड किट ला सके। सेरेना को याद आता है कि गाड़ी में आयोडीन रखी है और वो भी उसके पीछे भागती है। पलक झपकते ही उस कब्रिस्तान में सिर्फ दो लोग रह जाते हैं, मैं और एडन, एक दूसरे के आमने सामने। उन दोनों औरतों के जाते ही एडन का चेहरा बदल जाता है और उसके चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान आ जाती है। साइलस, अपनी सबसे प्यारी औरतों को मेरे इशारों पर नाचते देख तुम्हारा दिल तो जल रहा होगा, है ना? अमीर होने का क्या फायदा जब तुम मुझसे हार ही गए? मैं अपनी पलके तक नहीं उठाता। मैं कागजों का एक ढेर उठाता हूँ और उसे जलती हुई आग में डाल देता हूँ। पापा, मम्मी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं आपकी विरासत को आगे बढ़ाऊंगा। आज के बाद इस दुनिया में साइलस सू नाम का कोई इंसान नहीं रहेगा। लेकिन मुझे यकीन है कि आप जहां भी होंगे मेरे इस फैसले को समझेंगे। तभी एडन उस जलते हुए बर्तन को जोर से लात मारता है। जलते हुए अंगारे हर तरफ बिखर जाते हैं और मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर छाले पड़ जाते हैं। मेरे अंदर का गुस्सा आखिर फूट पड़ता है। मैं आगे बढ़ता हूँ और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता हूँ। एडन, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुमने मेरे सामने दोबारा कोई नाटक किया तो मैं तुम्हारी हर काली करतूत सबके सामने ले आऊंगा। मेरे इस गुस्से को देखकर एडन बस मुस्कुराता है। हाँ, बता दो उन्हें। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो दोनों बेवकूफ़ हम में से किस पर यकीन करती हैं। वो सही कह रहा है और उसे ये पता है, इसलिए इस बार मैं कुछ नहीं कहता। मैं उसे एक आखिरी नफरत भरी नज़र से देखता हूँ और पहाड़ी से नीचे उतरने लगता हूँ। लेकिन एडन पीछे से मुझ पर झपकता है और मेरी कलाई कसकर पकड़ लेता है। साइलस, मेरे सामने ये महान बनने का नाटक बंद करो। तुम्हारी ये अच्छाई मुझे चिढ़ाती है। बहुत जल्द तुम्हारी बहन और तुम्हारी मंगेतर दोनों मेरी होंगी। बस देखते जाओ। मैं अपनी पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। मुझे उससे घिन आ रही है, लेकिन आयरन की पकड़ और मजबूत हो जाती है। इस छीना झपटी में हम दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है और हम उन पथरीली सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। मैं नीचे गिरता हूं और मेरा सिर जोर से पत्थर की दीवार से टकराता है। मेरे बालों से खून रिसने लगता है। जैसे ही मेरी आंखों के सामने रोशनी वापस आती है, मुझे दो घबराई हुई आवाजें सुनाई देती हैं। एडन, तुम सीढ़ियों से कैसे गिर गए? इतना सारा खून? सरेना घुटनों के बल बैठती है और कांपते हाथों से उसे छूती है। क्या बहुत दर्द हो रहा है? डरो मत, हम यहाँ हैं। मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। ठीक उसी पल एडन फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। जैसे ही तुम दोनों गई, मिस्टर सू ने शादी का सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि वो मुझे सबक सिखाएंगे और मुझे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। जैसे ही ये शब्द कानों में पड़ते हैं, आइवी और सेरेना के चेहरे गुस्से से तमतमा उठते हैं। आइवी गुस्से से बार बार कांप रही है। साइलस, तुम इस पागलपन को और कितना आगे ले जाओगे? अपने माता पिता की कब्र के ठीक सामने ऐसी हरकत? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो तुम्हें ऊपर से देख रहे हैं? साइलस, अब बस बहुत हुआ। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ। अगर तुमने आयरन पे दोबारा हाथ उठाया तो मैं, सेरेना, ये मान लूंगी कि मेरा कोई भाई था ही नहीं। उन्हें एडन को इस तरह अपनी बाहों में समेटते देख मेरी आंखों की आखिरी उम्मीद भी बुझ जाती है। मैं अपनी पूरी ताकत बटोर कर उन्हें जवाब देता हूँ, 100। ठीक वैसा ही जैसा तुम चाहती थी। दोनों औरतें अपनी भौहें सिकोड़ती हैं। उन्हें मेरे इन आखिरी शब्दों का मतलब समझ नहीं आता। उनके दिलों और आंखों में सिर्फ एडन के लिए जगह है, जिसे एक खरोच तक नहीं आई है। वो मुझसे एक सवाल पूछने की जहमत तक नहीं उठाती। वो एडन को सहारा देकर उठाती हैं और पीछे मुड़कर देखे बिना वहां से चली जाती हैं। वो अपने पीछे बस एक आखिरी कड़वा जुमला छोड़ जाती हैं, तुम यहीं रुको और सोचो कि तुमने क्या किया है। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए तभी घर आना। उनके जाते हुए साये को देख मैं अपने होठों के कोनों को सिकोड़ने की एक नाकाम कोशिश करता हूँ। मेरी आवाज़ किसी फुसफुसाहट जैसी धीमी है। मैं वापस नहीं आऊँगा। सैलिस अब कभी वापस नहीं आएगा। मेरी आंख के कोने से एक गर्म आंसू निकलता है और ठंडी हवा में सूख जाता है, जिसका कोई निशान तक नहीं बचता। जब खून धीरे धीरे जमने लगता है तो मैं अपनी बची कुची ताकत जुटाकर खुद को पहाड़ी के नीचे घसीटता हूँ। ग्रेस्टोन स्टेप्स पर गहरे लाल खून का एक भयानक रास्ता बन जाता है। नीचे अंधेरे में एक ब्लैक एसयूवी इंतजार कर रही है। कैप्टन नैश को खून की गंध आती है और उनका चेहरा पीला पड़ जाता है।
वो तेजी से आगे बढ़कर मुझे थाम लेते हैं। तुम्हें क्या हुआ? मैं कमजोर और लड़खड़ाती आवाज में उन्हें मना कर देता हूँ, कुछ नहीं, बस पैर फिसल गया था, और कुछ नहीं। हम आज ही स्टेज डेथ को एग्जीक्यूट करने वाले हैं ना? कैप्टन नश मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हैं, ये तसल्ली करते हैं कि कोई जानलेवा जख्म नहीं है, और फिर मजबूती से सिर हिलाते हैं। फिर वो तनकर खड़े होते हैं, अपनी नजरें एक जलती हुई मशाल की तरह मुझ पर टिकाते हैं और बड़ी गंभीरता से कहते हैं, कॉमरेड साइलस सू, ऑपरेशन सनस्ट्राइक में तुम्हारा स्वागत है। इस पल से तुम्हारी पिछली पहचान का हर निशान मिटा दिया जाएगा। तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा, तुम्हारी कोई पहचान नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा एक ऐसा स्मारक बनाएगी जो हमेशा अडिग रहेगा। बैज नंबर 014890 को आधिकारिक तौर पर रिएक्टिवेट किया जाता है। सल्यूट। अपने चक्करों को काबू में करते हुए मैं धीरे से अपना दायां हाथ उठाता हूं और एक औपचारिक सल्यूट देता हूं। देश के लिए दिल में आग जो अंत तक नहीं बुझेगी। गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद होता है। सड़क पर एक लाश रखी जाती है जिसने ठीक मेरे जैसे कपड़े पहने हैं। फिर एक भारी फ्रेट ट्रक दहाड़ता हुआ आता है और उस डिकॉय को कुचलकर मांस का एक ऐसा लोथड़ा बना देता है जिसे पहचानना नामुमकिन है। शरीर का एक इंच हिस्सा भी सलामत नहीं बचता। इसी बीच शहर के दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल रूम में ये जानकर कि एडन को बस कुछ मामूली खरोंचें आई हैं, आईवी और सरीना आखिरकार राहत की सांस लेती हैं। लेकिन पास खड़ा डॉक्टर लैब रिपोर्ट को देखते हुए अपनी बाहें सिकोड़ लेता है। मरीज को तो कोई असली घाव भी नहीं है। फिर ये सारा खून कहाँ से आया? क्या वहां कोई दूसरा इंसान भी था जो अभी भी उसी जगह पड़ा हो? जैसे ही वो ये कहता है, दोनों औरतों के दिमाग में खून से लथपथ मेरी एक तस्वीर कौंती है। उनकी पलकें झपकती हैं, लेकिन वो ख्याल बस एक पल के लिए आता है और एडन की सफाई के नीचे दब जाता है। मेरे गिरने के बाद मिस्टर सो ने स्टेज ब्लड का एक बैग लिया और उसे चारों तरफ छिड़क दिया, फिर खुद भी गिर पड़े। ये खून उसी का है। डॉक्टर की आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। वो इस बकवास को टोकने वाला होता है कि सरीना सिर हिलाकर बात काट देती है। ये पहली बार नहीं है जब उसने ऐसा कुछ किया हो। चिंता मत करो एडन, मैं देखूंगी कि उसे इसकी सजा जरूर मिले। एडन वक्त देखकर मगरमच्छ के 2 आंसू और टपका देता है। आईवी बड़े प्यार से उसके हाथ के पीछे के छोटे से लाल निशान को सहलाती है जब तक कि ये राजकुमार सो नहीं जाता। इसके बाद ही दोनों औरतें दबे पांव कमरे से बाहर निकलती हैं। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर कदम रखती हैं, डॉक्टर उन्हें रोक लेता है। लेडीज, जरा इन लैब रिजल्ट्स को गौर से देखिए। यहाँ साफ साफ लिखा है, ये कोई स्टेज ब्लड नहीं है, ये असली ताज़ा इंसानी खून है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप फौरन उस दूसरे जख्मी इंसान को जांच के लिए यहाँ लाएं। इतना खून बहना जानलेवा साबित हो सकता है। ये शब्द उन पर किसी हथौड़े की तरह लगते हैं। वो सारा खून स्टेज ब्लड नहीं था, एडन का भी नहीं था। क्या वो वाकई मेरा था? दोनों औरतों का दिल बैठ जाता है। वो एडन से सच जानने के लिए पीछे मुड़ने ही वाली होती हैं कि तभी उन्हें सोए हुए एडन के हंसने की आवाज़ आती है। उसकी आवाज़ से नीचता टपक रही है। तुम्हें देखना चाहिए था कि सिलिस कितना लाचार लग रहा था। मैंने उसे अपनी उंगलियों पे नचाया। कुछ दिन पहले मैंने खुद आग लगाई थी और उसका थप्पड़ उसे खाना पड़ा। वो कमरे में बंद रहा। आज उसका सिर फटा हुआ है और किसी को परवाह तक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है वो लूजर अब तक कब्रिस्तान में पड़ा पड़ा सड़ चुका होगा? एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा खुलता है। एडन हड़बड़ाकर जाग जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका फोन जमीन पर गिर जाता है। वो उन दोनों औरतों को देखता है जो असल में वहां से गई ही नहीं थी। उसके सिर में एक बर्फीली लहर दौड़ जाती है। उसका दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर देता है। सरीना, आईवी, तुम दोनों तो जा चुकी थी ना, वापस क्यों आई हो? दोनों औरतों के चेहरे राख की तरह सफेद पड़ चुके हैं। वो उसकी तरफ बढ़ती हैं। सरीना उसका कॉलर पकड़कर उसे झटके से उठाती है और दहाड़ती है, वो आग तुमने लगाई थी, है ना? तुमने सिलास को फंसाया। तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? आईवी की पुरानी कोमलता गायब हो चुकी है। उसकी आंखों में गहरा गुस्सा है। हमने तुम्हें परिवार की तरह माना और तुमने पीठ पीछे साइलस को छुड़ा घोपा। क्या तुम में जरा भी जमीर बाकी है? इस भयानक पूछताछ से एडन बुरी तरह डर जाता है। सरीना, आईवी, तुमने जरूर कुछ गलत सुना होगा। मैं तो एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता हूं? लेकिन जब शक का बीज एक बार जमीन फाड़कर बाहर आ जाता है तो वो जंगल की आग की तरह फैलता है। पिछले कुछ समय में जो कुछ भी हुआ उसे याद करते हुए दोनों की नजरें मिलती हैं और उन्हें एक दूसरे की आंखों में वही शक दिखाई देता है। जब आईवी एडन के चेहरे से उड़ चुकी हवाइयां देखती है तो वो बिना हिचकिचाए कॉल बटन दबाकर नर्स को बुलाती है। वो सबसे गहन फुल बॉडी एग्जामिनेशन बुक करती है। सबसे पहले ऑन्कोलॉजी। एडन का चेहरा मुर्दे जैसा सफेद पड़ जाता है। वो पागलों की तरह सिर हिलाता है और बिस्तर के कोने में दुबकते हुए विरोध करता है। आईवी, मैं ठीक हूँ, सच में मुझे किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। क्या हम हॉस्पिटल बी में ट्रांसफर हो सकते हैं?
उसकी ये घबराहट सेरेना के लिए आखिरी तमाचा होती है जो उसे नींद से जगा देती है। वो उसकी बचती हुई आंखों में आंखें डालकर दांत पीसते हुए कहती है, ये बस अर्ली स्टेज कैंसर ही तो है, कोई भी हॉस्पिटल ये टेस्ट कर सकता है। तुम हॉस्पिटल भी जाने के लिए इतने उतावले क्यों हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ के वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? एडन थर थर काँप रहा है, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। आधे घंटे बाद टेस्ट रिपोर्ट मेज़ पर पटक दी जाती है। पूरी जांच के बाद पता चलता है कि मिस्टर एडन बिल्कुल तंदुरुस्त है। उनके शरीर में कैंसर का कोई नामो निशान नहीं है। हालांकि उन्हें शक तो हो ही गया था, लेकिन जब कड़वा सच सामने आता है तो आइवी और सरीना को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनके सीने से सारी हवा निकाल दी हो। गिरने के बाद जो खून बहा था वो मेरा था। यहाँ तक कि वो आग जिसने सबकी जान जोखिम में डाल दी थी, वो भी एडन ने खुद लगाई थी। पुरानी यादें उनके दिमाग में एक सैलाब की तरह आती हैं। दोनों औरतों को सब कुछ एक भद्दा मजाक लगता है। उनकी आवाज में बस एक खालीपन है। अगर ये सब एडन का रचा हुआ नाटक था तो हमने सैलस को बिना किसी वजह के सजा दी, लेकिन अगर ये सब झूठ था तो सैलस ने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? इस सवाल के बीच में ही वो अनजाने में हर हादसे को अपने दिमाग में दोबारा जीती हैं और एक ऐसी खामोशी छा जाती है जो मौत जैसी भारी है। सच तो यह है कि अर्थक्वेक आने से पहले एडन और मैं बस अजनबी थे, लेकिन जब एडन ने कथित तौर पर इन दोनों को मलबे से निकाला तो उन्होंने उसे किसी संत की तरह माना, उसे हर वक्त अपने पास रखा, हर मौके पर साथ ले गई। इसी तरह मेरा उससे आमना सामना हुआ था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जब एडन ने मेरी लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार मांगने की हिम्मत की और मैंने मना कर दिया तो उसका नकाब उतर गया। बात मेरे पीछे चैरिटी इवेंट्स खराब करने से शुरू हुई, फिर मुंह पर गालियां देने तक पहुंची और यहाँ तक कि हाथापाई हुई। लेकिन आइवी और सेरेना ने सिर्फ वही माना जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। वो जिद पर अड़ी रहीं और हमेशा उसका साथ दिया जो कमज़ोर दिख रहा था, और दिन ब दिन मेरे लिए पत्थर दिल होती गई। इस घटिया ड्रामे के बार बार होने के बाद उनके पास ये पूछने तक का सब्र नहीं बचा था कि असल में हुआ क्या था। उन्होंने बस ये मान लिया कि मेरा तथाकथित बिगड़ा हुआ मिजाज फिर से सिर उठा रहा है, कि मैं अपने खानदानी रसूख का इस्तेमाल किसी छोटे इंसान को दबाने के लिए कर रहा हूँ। अब जब बहुत देर हो चुकी है, उन्हें एहसास होता है कि जब भी वो मौके पर पहुंचती थीं, उन्हें सिर्फ एडन घायल और चोटिल दिखाई देता था। इस ख्याल से आइवी के सीने में एक अचानक चुभन होती है। वो अपना फ़ोन निकालती है और वक्त देखती है। उसे एहसास होता है कि कब्रिस्तान से निकले हुए 5 घंटे बीत चुके हैं। इतने समय में मैंने एक भी कॉल या मैसेज नहीं किया। क्या मेरी चोटें इतनी गंभीर थीं कि मैं बेहोश हो गया, या मैं उनसे इतना नाराज़ हूं कि मैंने उनसे नाता ही तोड़ लिया? सेरेना की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। वो मेरा नंबर मिलाती है। 10 कॉल्स, 20 कॉल्स, हर बार लाइन डेड मिलती है। 28वें कॉल तक आइवी का सब्र जवाब दे जाता है। वो झटके से खड़ी होती है और गैराज की तरफ भागती है। सेरेना भी उसके पीछे है। वो गाड़ी को पूरी रफ्तार से विला की तरफ दौड़ाती है। जब हाउसकीपर उलझन में उन्हें बताता है कि उसने मुझे पूरे दिन नहीं देखा, तो उनके दिल की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। वो घबराहट में गाड़ी घुमाती हैं और वापस कब्रिस्तान की तरफ भागती हैं। भारी काली रात के नीचे गेट के पार का इलाका रोशनी से नहाया हुआ है। पुलिस की सायरन अंधेरे में गूंज रही है, जो सेरेना और आइवी की नसों को झकझोर कर रख देती है। जैसे ही वो येलो टेप देखती हैं, उन्हें एक पल में समझ आ जाता है कि कुछ बहुत भयानक हुआ है। वो गाड़ी खड़ी करती हैं और ये जानने के लिए दौड़ती हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो करीब पहुंचें, एक ऑफिसर उनका रास्ता रोक लेता है। उसका चेहरा भावशून्य है। आगे एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में मौत हुई है, जगह की जांच चल रही है, ये रास्ता फिलहाल बंद है, कृपया वापस चले जाएं। ये चंद शब्द आइवी और सेरेना के कानों में बिजली बनकर गिरते हैं। दोनों जहां की तहां जम जाती हैं। सेरेना का गला सूख जाता है। वो बड़ी मुश्किल से शब्द निकाल पाती है, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। मेरा भाई आज यहाँ कब्र पर आया था और वो अब तक घर नहीं पहुंचा है। ऑफिसर को तुरंत अंदाजा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो अपना फोन निकालता है, फोटो एल्बम खोलता है और मौके पर ली गई एक फोटो उनके सामने करता है। क्या आपके भाई ने आज काले कपड़े पहने थे? स्क्रीन पर उन फटे हुए काले कपड़ों के टुकड़ों और छाती पर लगे उस सफेद क्रिसैंथेमम ब्रोच को देखकर, जिसे वो कहीं भी पहचान सकती थी, सेरेना की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और उसके पैर जवाब दे जाते हैं। आइवी उसे ऐन वक्त पर संभाल लेती है, लेकिन उसका अपना दिल किसी नगाड़े की तरह धड़क रहा है। तुम्हें ये कपड़े कहाँ मिले? सेलिस कहाँ है? ऑफिसर एक गहरी आह भरता है और धीरे से सिर हिलाता है। आपका भाई आज दोपहर। आइवी और सेरेना का दिमाग सुन्न हो जाता है। उनके कानों में एक तेज साएं साएं की आवाज गूंजने लगती है। जब वो दोपहर को कब्रिस्तान से निकली थी, सेलिस जिंदा था। उसने उनसे बात भी की थी। सिर्फ आधे दिन में वो कैसे जा सकता है? चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती। वो पागलों की तरह पुलिस टेप फाड़ती हैं और अंदर की तरफ दौड़ती हैं।
लेकिन जब वो भीड़ को चीर कर सफ़ेद चादर उठाती हैं और उसके नीचे मांस का वो कुचला हुआ लोथड़ा देखती हैं तो वो पूरी तरह टूट जाती हैं। वो दो औरतें जो हमेशा दूसरों से ऊपर खड़ी रहती थीं अब बेसहारा बच्चों की तरह बिलख रही हैं। जब आइवी दोबारा अपनी आंखें खोलती है और अपने ऊपर सफ़ेद छत देखती है तो एक धुंधले पल के लिए उसे यकीन होता है कि ये सब बस एक बुरा सपना था, कि उसने सपना देखा कि मैं मर गया जबकि मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो बार बार अपना सिर झटकती है ताकि उस भयानक ख्याल को दिमाग से निकाल सके, लेकिन जब वो मुड़कर सरीना को कोने में बैठा देखती है जिसका चेहरा पूरी तरह सुन्न है तो उसका दिल जैसे किसी शिकंजे में कस जाता है। यहाँ तक कि सांस लेना भी एक जद्दोजहद बन जाता है। आइवी के होंठ खुलते हैं, वो ये पक्का करना चाहती है कि ये सब बस एक सपना है, लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है। कुछ ऑफिसर्स फोल्डर्स लिए अंदर आते हैं, उनके चेहरे गंभीर हैं। वो आइवी और सेरेना को बताते हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने पुष्टि कर दी है कि उस ट्रैफिक इंसिडेंट का शिकार साइलस सू ही है। दोनों औरतें अपना सिर उठाती हैं, उनकी आंखें सूजी हुई और लाल हैं। वो चिल्लाती हैं, ये नामुमकिन है, हमने कल ही सीलस को देखा था, वो ठीक था, ऐसा कैसे हो सकता है? सेरेना तो अपनी सुध बुध ही खो चुकी है। मेरे माता पिता पुलिस ऑफिसर्स थे, मेरा भाई पुलिस एकेडमी गया था, वो आम लोगों जैसा नहीं है, वो मर नहीं सकता। कहीं वो दोबारा सदमे से गिर ना पड़े, इसलिए ऑफिसर्स उन्हें शांत करने के लिए लपकते हैं। केस का डिटेक्टिव अपना चश्मा ठीक करता है, उनके थोड़ा शांत होने का इंतजार करता है और फिर एक एक करके सारे तथ्य सामने रखता है। पुलिस ने सेमेट्री की सर्वेलेंस फुटेज निकाली है, उसमें साफ दिख रहा है कि मैं ऊंचाई से गिर रहा हूं और मेरे सिर से खून बह रहा है। जब वे पहुंचे तो वे सिर्फ दूसरे आदमी को बचाकर ले गए। मुझे 1 घंटे से ज़्यादा समय तक सेमेट्री में अकेला छोड़ दिया गया, जिसके बाद मैं किसी तरह पहाड़ी से नीचे उतर पाया, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने के कारण मैं सड़क पर बेहोश हो गया। फिर एक भारी ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी और घसीटते हुए ले गया, जिससे मेरी मौत हो गई। सिर्फ ये बातें सुनकर ही सेरेना और आइवी के सामने वो खौफनाक मंजर आ जाता है। ऑफिसर्स उन्हें सर्वेलेंस फुटेज के कुछ स्क्रीनशॉट्स देते हैं। पत्थर की सीढ़ियों पर फैला हुआ खून और सड़क पर पड़ी उस लाश को देखकर सेरेना फूट फूट कर रोने लगती है। आइवी ने तस्वीरों को इतनी जोर से पकड़ रखा है कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई हैं, उसकी आंखें पथरा गई हैं, जैसे उसकी रूह ही शरीर से निकल गई हो। उसके दिमाग में बार बार वही नज़ारा घूम रहा है जब वो पिछले दिन एडन को पहाड़ी से नीचे ले जाते समय पीछे मुड़कर देखती है। मैं खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल शांत और बेजान। उस पल उसके मन में एक बार ख्याल आया था कि वो वापस मुड़े और मुझे अपने साथ ले जाए, लेकिन आखिर में उसने ऐसा नहीं किया और वो आखिरी नज़र, वो विदाई हमारी आखिरी मुलाकात बन गई। काफ़ी तलाश के बाद पुलिस को शरीर का सिर्फ 60% हिस्सा ही मिल पाया। ऑटोप्सी रिपोर्ट में लिखे शब्द कैटास्ट्रोफिक क्रशिंग को पढ़कर सरीना और आइवी का खून जम जाता है। चेहरे की पहचान करना नामुमकिन है। वे सोच भी नहीं पा रही हैं कि मरने से पहले मुझे कितनी तड़प और दर्द सहना पड़ा होगा। वो रूह कंपा देने वाला दर्द उनके सीने से होता हुआ शरीर के हर हिस्से में फैल जाता है, यहाँ तक कि उनका दम घुटने लगता है। पिछले कुछ दिनों में वे इतना रोई हैं कि अब उनकी आंखों में आंसू भी नहीं बचे। वे बस अपने ही जख्मी हाथों को खरोच रही हैं, जैसे दर्द से दर्द को मिटाने की कोशिश कर रही हों। मेडिकल एग्जामिनर उन्हें देख रहा है, वो एक गहरी आह भरता है और धीरे से उन्हें याद दिलाता है। मृतक का चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका है। मेरी सलाह है कि जितनी जल्दी हो सके क्रिमेशन कर दिया जाए ताकि जाने वाले को शांति मिल सके। सरीना के हाथ कांप रहे हैं जब वो साइन करती है। जैसे ही आखिरी अक्षर पूरा होता है उसे महसूस होता है कि उसके अंदर बची कुची जिंदगी भी खत्म हो गई है। आइवी उसके बगल में खड़ी है और बस उस सफ़ेद चादर को फटी आंखों से देख रही है। उसकी आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं बची, जैसे अब वहां कभी रोशनी नहीं पहुंचेगी। कमरा डरावनी हद तक शांत है। पता नहीं कितना समय बीत जाता है, तभी सेक्रेटरी अंदर आता है और दबी आवाज में कहता है, मिस आइवी, मिस सरीना, आपने जो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दिए थे वो पूरी हो गई है। हमने एडन और साइलस दोनों की तस्वीरें अर्थक्वेक रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन को दिखाई थी। उन्होंने कंफर्म किया है कि अपनी जान जोखिम में डालकर आपको बचाने वाला असल में साइलस था। उस वक्त सब कह रहे थे कि कोलैप्स जोन में कोई जिंदा नहीं बचा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अकेले 2 दिनों तक मलबे में खुदाई करता रहा, तब जाकर उसने आप दोनों को बाहर निकाला। आखिर में वो थकान से चूर होकर गिर गया और उसे ठीक होने में काफी समय लगा। ये खबर आइवी और सेरेना के दिल में किसी खंजर की तरह उतर जाती है। दोनों औरतें एक साथ कांप उठती हैं, उनके चेहरों का रंग उड़ जाता है। उनकी जान बचाने वाला एडन कभी था ही नहीं, वो तो मैं था, वही इंसान जिसके साथ उन्होंने नाइंसाफी की, जिसे उन्होंने बार बार चोट पहुंचाई। उस पल उनके सीने में जैसे आग लग जाती है। वो दर्द उन्हें पागलपन की हद तक ले जा रहा है। लेकिन सबसे दिल दहला देने वाली खबर अब बाकी है।
सेक्रेटरी आगे कहता है, हमने उन गुंडों का भी पता लगा लिया है जिन्होंने एडन के अपार्टमेंट पर पेंट फेंका था। उन्होंने कबूल किया है कि यह सब एडन की ही चाल थी। यहाँ तक कि रॉबरी और बार इंसिडेंट भी उसी ने खुद स्टेज किए थे। ये कड़वा सच इस दुखद अंत पर और भी भारी पड़ता है, जो बहुत ही क्रूर और बेतुका लग रहा है। उन्हें लगा कि वे किसी का एहसान चुका रही हैं, लेकिन असल में वे एहसान का बदला बेरहमी से दे रही थी। अपनी ही बहन और अपनी ही गर्लफ्रेंड, जो उसके सबसे करीब थे, उन्होंने ही उसे बार बार चोट पहुंचाई। मैं कितना टूटा हुआ और दुखी रहा हूंगा। वे अब और आगे सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। पछतावा और शर्मिंदगी किसी सुनामी की तरह उन पर हावी हो जाती है और उन्हें निगल लेती है। पहली बार मेरी लाश के सामने खड़े होकर दो आवाजें सिसकते हुए कहती हैं, हमें माफ कर दो। सरीना घुटनों के बल गिर पड़ती है। उसकी आवाज लड़खड़ा रही है, मुझे माफ कर दो सेलस। मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने बढ़ते देखा है। मैं कैसे यकीन कर सकती थी कि तुम ऐसी चीजें कर सकते हो। तुम मुझसे कितनी नफरत करते होगे। मुझे तुम्हें उस सेमेट्री में कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने तुम्हें वहां मरने के लिए छोड़ दिया। मॉम और डैड ऊपर से देख रहे होंगे, उनका दिल टूट गया होगा। आईवी उसके बगल में घुटनों के बल गिर जाती है। उसके आंसू फर्श पर गिर रहे हैं। वो बार बार माफी मांग रही है। उस दिन मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहिए था। तुम सबसे ज्यादा तकलीफ में थे और मैं बस चली गई। मैंने वादा किया था कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगी, लेकिन मैंने ही तुम्हें सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। कमरे में उनकी चीखें गूंज रही हैं, लेकिन अब कोई जवाब देने वाला नहीं है। मेरी बरियल प्लॉट साउथ माउंटेन सेमेट्री में है। ये मार्टर सेमेट्री के पास है, शांत और सुकून भरी जगह जहां बहुत कम लोग आते हैं। मेरे दफन के दिन सेरा कलश को कसकर पकड़ा हुआ है। आईवी ने पोर्ट्रेट हाथ में ली है और वे दोनों हल्की बूंदाबांदी के बीच पहाड़ी पर चढ़ रही हैं। सू फैमिली के कुछ सदस्यों के अलावा बाकी मेरे पुराने क्लासमेट्स और दोस्त हैं। उस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को देखकर किसी को यकीन नहीं हो रहा। एक भला चंगा इंसान अचानक कैसे चला गया। ये खबर बहुत अचानक आई थी। सबका सीना भारी हो रहा है और वे जवाब जानना चाहते हैं। एक शख्स जिसकी आंखें लाल हैं और आवाज कांप रही है कहता है, मैंने साइलस को बस 1 महीने पहले ही देखा था। मैंने उसे 2 महीने बाद अपनी शादी में बुलाया था। उसने कहा था कि वो जरूर आएगा। वो ऐसे कैसे जा सकता है? एक दूसरा आदमी सेरेना की तरफ देखकर कहता है, मैंने सुना कि ये एक कार एक्सीडेंट था। सरीना, असल में हुआ क्या था? हमने सिलस को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। हमें सच बताओ। उनके सवालों का सामना करते हुए सेरेना सीधे घुटनों के बल गिर जाती है और अपना सिर जमीन पर पटकने लगती है। उसकी आवाज दुख से फटी जा रही है। यह सब मेरी गलती है। मैं एक अच्छी बहन नहीं बन पाई। मैंने सिलस को मार डाला। अगर मैंने उस पर अंधा यकीन करके गुस्सा ना किया होता तो उसे चोट नहीं लगती। वो सड़क पर बेहोश होकर नहीं गिरता और उसे टक्कर नहीं लगती। आईवी भी उसी भारी बोझ को महसूस कर रही है और खुद को संभाल नहीं पा रही। वो हेडस्टोन के सामने घुटने टेक देती है। मैं भी बराबर की गुनहगार हूं। मैंने साइलस को धोखा दिया। मुझे कभी एडन के झूठ पर यकीन नहीं करना चाहिए था। जब साइलस अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में था, मैं बस खड़ी तमाशा देखती रही। मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लायक नहीं हूं। उनकी बातें सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। सू फैमिली के बुजुर्ग एक गहरी आह भरते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ निराशा है। सरीना, तुम्हारे माता पिता बहुत जल्दी चले गए थे। तुमने अकेले साइलस को पाला। वो हमेशा से समझदार और आज्ञाकारी था। चाहे जो भी हो, वो सब कुछ अपने अंदर दबा लेता था ताकि तुम्हें चिंता ना हो। मुझे लगा था कि कम से कम तुम तो उसे समझोगी। तुम इतनी अंधी कैसे हो गई? साइलस का दिल बहुत साफ था। एक बाहरी शख्स के लिए तुमने उसे इस तरह चोट पहुंचाई। आईवी, तुम्हें क्या हो गया था? आईवी और सेरेना के चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ने लगता है। हल्की बारिश हो रही है। लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं और आसमान धीरे धीरे काला होता जा रहा है, लेकिन वे दोनों वहां से हटने को तैयार नहीं हैं। वे बस उस हेडस्टोन पर लगी तस्वीर को देख रही हैं, जैसे उनकी रूह भी शरीर छोड़ चुकी हो। वो फोटो मेरे 18वें जन्मदिन की है। तब सेरेना का करियर बहुत अच्छा चल रहा था। वो जवान जोड़ा प्यार में डूबा था और हम तीनों एक नए विला में शिफ्ट हुए थे। दिल में भविष्य के लिए ढेरों उम्मीदें थीं। उन्हें लगा था कि बुरे दिन खत्म हो गए हैं और आगे का रास्ता आसान होगा। लेकिन कौन जानता था कि कुछ ही सालों में सब कुछ पानी के बुलबुले की तरह बिखर जाएगा और इसे तबाह करने वाले कोई और नहीं बल्कि वे खुद होंगे। अगर वे शुरू से मेरे साथ खड़ी रहती, अगर उन्होंने सच जानने में थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती, अगर उन्होंने मेरी थोड़ी सी परवाह की होती, तो आज सब कुछ अलग होता। लेकिन इस दुनिया में अगर के लिए कोई जगह नहीं है। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। वो कभी ना खत्म होने वाली माफी और पछतावा उनके दिलों में एक ऐसा जख्म बन जाएगा जो कभी नहीं भरेगा। 7वें दिन साइकेट्रिक वार्ड में बंद रहने के बाद एडन अपना मानसिक संतुलन खोने की कगार पे है। वो एक रात भी ठीक से सो नहीं पाया है। हर बार जब वो आंखें खोलता है तो उसे सिर्फ तड़प और खौफ दिखता है।
शीशे में अपना चेहरा देखकर, जो अब इंसानों जैसा भी नहीं रहा। एडन पूरी तरह टूटने वाला है। जब कमरे में सब सो रहे होते हैं, वो दबे पांव दरवाजे तक जाता है और उसे पीटते हुए मदद की भीख मांगता है, लेकिन कोई भी नर्स या कर्मचारी उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता। इस जगह पर एक पागल की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है, खासकर तब जब ऊपर से उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देने के कड़े आदेश हों। इसलिए एडन चाहे अपना गला फाड़ ले, उसे कुछ हासिल नहीं होता। आखिरकार उसकी सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। वो फर्श पर गिर पड़ता है, उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं। थकान और मायूसी उसका दम घोंट रही है। वो ऊपर से आने वाली आवाज़ों को सुनता है और उसका डर फिर से जाग उठता है। वे जाग गए हैं, वे सब जाग गए हैं। वो बुरा सपना फिर से शुरू हो रहा है। आइडन कोने में दुबक जाता है और थर थर कांपने लगता है। तभी दो साए उसके ऊपर पड़ते हैं। वो ऊपर देखता है और उसे दो जाने पहचाने चेहरे नजर आते हैं। वो उनके पैरों में गिर जाता है और रोते हुए गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे पता है मैंने गलती की है, सेरेना, आइवी। मुझे मिस्टर सू को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। मैं कसम खाता हूं कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। तुम्हारी जान बचाने के बदले प्लीज मुझे जाने दो। मैं कल ही सिटी सी छोड़ दूंगा। मैं फिर कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मैं कसम खाता हूं। एडन को दोबारा देखकर दोनों औरतें खामोशी से खड़ी रहती हैं। सेरेना अपना पैर उठाती है और उसे जोर से लात मारती है। उसके दिल में जरा भी रहम नहीं है। आइवी के हाथ में एक चाबी है। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी है। तुम्हें बाहर जाना है? ठीक है, पहले कुछ सवालों के जवाब दो। सच बताओगे तो ये चाबी तुम्हारी? एक भी झूठ बोला तो तुम ही सड़ोगे। यह सुनकर आइडन की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागती है। वो पागलों की तरह सिर हिलाता है। मैं सब बताऊंगा, मैं सब सच कहूंगा। बस प्लीज मुझे यहां से निकालो। आइवी उसे घूरती है। उसका एक एक शब्द नपा तुला है। हमने तुम्हें सब कुछ दिया, फिर तुमने हमारे और साइलस के बीच दरार क्यों पैदा की? एडन डर के मारे पीछे हट जाता है। वो झूठ बोलना चाहता है, लेकिन उन कातिलाना आंखों को देखकर सच बाहर आ ही जाता है। मैं बस जलता था। उसके पास ऐसे लोग थे जो उसे प्यार करते थे। मैं उसकी तरह बनना चाहता था, एक अमीर वारिस जिसे कभी किसी चीज की चिंता ना करनी पड़े। आइवी अपनी मुठ्ठियां भींच लेती है। उसका गला भर आता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तुम्हें वो सब मिल गया जो तुम चाहते थे, फिर भी तुमने उसे बार बार क्यों फंसाया? एडन थूक निकलता है। उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ गई है। मुझे बस असुरक्षित महसूस होता था। मुझे ये साबित करना था कि मैं तुम्हारे लिए उससे ज़्यादा ज़रूरी हूँ। हर बार जब तुम्हें किसी एक को चुनना होता था और तुम मुझे चुनती थी, तो वो मेरी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल होते थे। तब मुझे लगता था कि मैं प्यार के काबिल हूँ। उसका हर शब्द सेरेना और आइवी के दिल में ठंडी तीर की तरह चुभता है। वे यादें अब एक ऐसी दीवार बन गई हैं जिसे वे कभी पार नहीं कर पाएंगी। वे अपना आपा खोने ही वाली हैं कि एक आखिरी सवाल पूछती हैं, इतना सब करने के बाद क्या तुम्हें कभी कोई पछतावा हुआ? पछतावा? ये शब्द सुनकर एडन की आंखों में उलझन दिखती है। उसे समझ नहीं आता। वे सच जानती हैं, फिर भी ऐसा बेकार सवाल क्यों पूछ रही हैं? क्या पछतावे से कुछ बदल जाएगा? उसने कभी ऐसा नहीं सोचा, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो जबरदस्ती दो आंसू निकालता है। हाँ, मुझे सच में पछतावा है। मुझे मिस्टर सू को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। उन्होंने शायद मेरे साथ उतना अच्छा बर्ताव नहीं किया जितना आपने किया, लेकिन झूठ है। इस बार सेरेना का सब्र पूरी तरह टूट जाता है। वो अपनी मुट्ठियां उठाती है और अपना सारा गुस्सा और दर्द उस पर निकाल देती है। आइवी चुपचाप खड़ी होकर ये सब देख रही है। जब सेरेना थककर रुक जाती है तो आइवी एडन के उस लहूलुहान चेहरे को देखती है और फिर दरवाजे के बाहर नाली में चाबी फेंक देती है। चूंकि तुम सच नहीं बोल सकते, इसलिए अब अपनी पूरी जिंदगी यहीं गुजारो। अपनी आज़ादी को नाली में गिरते देख आइडन अपनी नाटकबाजी छोड़ देता है। वो घिसते हुए खड़ा होता है। उसका चेहरा नफरत से भरा है। क्यों? मैं यहाँ क्यों सड़ूं जबकि तुम दोनों अपनी आलीशान जिंदगी जी रही हो? मुझे पछतावा क्यों होना चाहिए? बेवकूफ तो तुम दोनों हो। ये छोटी छोटी चालें मैंने बार बार चली और तुम कभी पकड़ नहीं पाई। हाँ हाँ, अगर तुमने मुझे बढ़ावा न दिया होता तो मैं साइलस को इतनी आसानी से कैसे फंसा पाता? उसने जो भी झेला है उसकी उतनी ही गुनहगार तुम भी हो। तुम दोनों ही उसकी असली गुनहगार हो। सच कड़वा है और अब सबके सामने है। आइवी और सेरेना डगमगाकर पीछे हट जाती हैं। उनका दम घुट रहा है। वे अपनी जलती हुई आंखों से उसे देख रही हैं, लेकिन फिर भी सच मानने को तैयार नहीं है। तुमने हमारे पछतावे और एहसान का फायदा उठाकर हमें एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। अगर तुम न होते तो हम साइलस को कभी दोष नहीं देते। तुम ही इस सब के पीछे हो। तुम पागल हो। अगर हमें पता होता कि तुम्हारा दिल इतना जहरीला है तो हम तुम्हारी कभी मदद नहीं करते। चूंकि तुम्हें कोई पछतावा नहीं है, तो अब जो होने वाला है उसका इंतजार करो। इस मोड़ पर एडन जानता है कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उसके दिल से डर का आखिरी कतरा भी मिट जाता है। वो अपना सिर पीछे झुकाकर एक पागल की तरह हंसने लगता है। कर्मा, मैंने कभी कर्मा पर भरोसा नहीं किया। और अगर कर्मा सच भी है सेरेना, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगी? इस दुनिया में मैं अकेला हूं। मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मौत।
लेकिन तुम दोनों, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जिसे भी प्यार करोगी उसे हमेशा के लिए खो दोगी। अपने अगले जन्म में भी तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। हाँ, ये शब्द आग में घी डालने और जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। सेरेना और आइवी अब अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाती। वो स्टाफ को अंदर बुलाती हैं और उन्हें ऑर्डर देती हैं कि एडन को वो हर दर्द चखाया जाए जो मैंने सहा था। साइकियाट्रिक वार्ड में चीखें गूंजने लगती हैं, लेकिन इन दोनों औरतों के अंदर का दर्द जरा भी कम नहीं होता। वो अच्छी तरह जानती हैं कि वो चाहे कितना भी पछतावा कर ले, कितनी भी बार माफी मांग ले, मैं कभी वापस नहीं आने वाला और उन्हें अपनी गलती सुधारने का मौका कभी नहीं मिलेगा। साइकियाट्रिक वार्ड से निकलने के बाद भी वो श्राप, जिसे प्यार करोगी उसे हमेशा के लिए खो दोगी, उनके कानों में गूंजता रहता है। सरेना अपनी आंखें मूंद लेती है, उसके हाथ उसकी स्लीव्स के अंदर कांप रहे हैं। आइवी अपना चेहरा ढक लेती है और उसकी उंगलियों के बीच से आंसू बहने लगते हैं। हड्डियों तक को चीर देने वाला दर्द एक तूफान की तरह उस पर हावी हो रहा है। लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन आइवी और सेरिना के लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है। दिन बीतते जाते हैं और मेरी हर याद इस तड़प के साथ और भी गहरी होती जाती है। फायर ग्रिड विला को फिर से बना जाता है। वो दोनों वापस वहीं रहने चली जाती हैं। फर्नीचर का हर टुकड़ा, हर सजावट बिल्कुल वैसी ही रखी जाती है जैसी पहले थी। गार्डन में फिर से ऑरेंज ट्रीज लगाए जाते हैं। मीमी बिल्ली को घर वापस लाया जाता है। सब कुछ पहले जैसा दिखता है, लेकिन सब जानते हैं कि चीजें बहुत पहले ही बदल चुकी हैं। वो लड़का जो बालकनी पर बैठकर चाय बनाता था और किताबें पढ़ता था, वो लड़का जो बिना चूके हर दिन यार्ड में 3 किलोमीटर दौड़ता था, वो लड़का जो अपनी बहन और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पूरे दिल से नाश्ता बना था, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी इंसान को खोने के बाद वो विला जो कभी हंसी मजाक से भरा रहता था, अब धीरे धीरे ठंडा और वीरान होने लगा है। आइवी महीनों तक खुद को अपने कमरे बंद कर लेती है। सरीना दिन रात शराब में डूबी रहती है। एक पल के लिए भी उसका नशा नहीं उतरता। वो दोनों शायद ही कभी एक दूसरे के सामने आती हैं, और अगर आती भी हैं तो बस मेरी ग्रेव पर, जहां वो दो मूर्तियों की तरह खामोश बैठी रहती हैं। सर्दियां बीतकर बसंत आ जाता है। कब्र पर उगे छोटे छोटे डेजीज मुरझाते हैं और फिर से खिल जाते हैं। मेरे 25वें जन्मदिन पर वो दोनों पूरा दिन साउथ माउंटेन पर बैठी रहती हैं और अंधेरा होने पर ही नीचे उतरती हैं। वापस लौटते समय सेरेना भारी आवाज में कहती है, मैं मम्मी और पापा से मिलने जाना चाहती हूँ, क्या तुम चलोगी? आइवी का गला भर आता है। उसकी आंखों में भावनाओं का एक सैलाब उमड़ पड़ता है। हर साल दोनों भाई बहन एक साथ मार्टर सेमेट्री जाया करते थे। आइवी हमेशा साथ जाती थी, लेकिन जब से मेरी मौत हुई है, उस सेमेट्री के बारे में सोचना ही उसे एक ऐसे बुरे सपने में कैद कर देता है जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन आज न जाने क्यों उसका अचानक जाने का मन करता है। वो धीरे से सिर हिलाती है। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही है, चलो चलते हैं। आज सिलिस का जन्मदिन है। उसके माता पिता भी शायद केक का एक टुकड़ा चाहेंगे, केक के उस हिस्से को देखकर जिसमें से एक टुकड़ा गायब है। सेरेना के सीने में एक तेज चुभन महसूस होती है। वो उस दर्द को दबा लेती है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और मार्टर सेमेट्री की तरफ चल देती है। जब तक वो पहुंचती हैं तब तक 4:30 बज चुके होते हैं। वहां का स्टाफ जाने की तैयारी में है और थोड़ा चिड़चिड़ा रहा है। एक आदमी बुदबुदाता है, इस वक्त कौन यहाँ मत्था टेकने आता है? आज एक के बाद एक अजीब लोग आ रहे हैं। हम अभी साउथ माउंटेन से आए हैं, हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। परेशानी के लिए माफी चाहते हैं। साउथ माउंटेन का नाम सुनकर केयरटेकर उन्हें जाने देता है। वो दोनों एक दूसरे के पीछे कब्रिस्तान की गहराई में चलती हैं। कड़ाके की ठंड में अंधेरा जल्दी हो जाता है। रोशनी पहले ही कम हो चुकी है। दूर से उन दोनों को कब्र के सामने कोई घुटनों के बल बैठा हुआ दिखता है, जो प्रार्थना में सिर झुकाए हुए है। वो चेहरा तो नहीं देख पाती, लेकिन आइवी और सेरेना दोनों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उन दोनों को लगता है कि वो इंसान मेरी तरह दिख रहा है, जिसे वो दिन रात याद करती थी। वो अचानक उनके सामने आ गया है। चाहे ये हकीकत हो या कोई वहम, ये उन्हें अंदर तक झकझोर देने के लिए काफ़ी था। वो अपनी उमड़ती भावनाओं को काबू नहीं कर पाती। अनजाने में ही उनके कदमों की रफ्तार बढ़ जाती है। कब्रिस्तान के ऊंचे पेड़ उनके रास्ते में आ रहे हैं। देखते ही देखते वो दौड़ने लगती हैं। जब तक वो हाँफते हुए कब्र के पास पहुंचती हैं, वो साया गायब हो चुका होता है। बस कब्र पर रखे ताज़ा फूल ही इस बात का सबूत थे कि जो उन्होंने देखा वो सच था। आइवी और सेरीना एक दूसरे की आंखों में देखती हैं। दोनों को एक ही यकीन नजर आता है। बिना कुछ कहे वो दूसरे रास्ते नीचे की ओर भागती हैं। वो पार्किंग लॉट तक पीछा करती हैं, लेकिन वहां कोई नहीं दिखता। बस एंट्रेंस के पास एक अकेली कार खड़ी है। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो आगे बढ़कर कार की खिड़की थपथपाती हैं। कुछ सेकंड बाद खिड़की धीरे से नीचे होती है और एक जाना पहचाना चेहरा सामने आता है। सरीना हल्की मुस्कान के साथ अपनी आवाज को संभालते हुए कहती है, अंकल नैश, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कैप्टन नैश उन्हें कुछ संक्षिप्त जवाब देकर टाल देते हैं
और फिर पिछली सीट पर बैठे साय की तरफ देखकर एक ठंडी आह भरते हैं। ऑपरेशन खत्म हो चुका है। तुम्हारी आइडेंटिटी अभी भी क्लासिफाइड है, लेकिन सीरेना तुम्हारी अपनी बहन है। क्या तुम सच में सिर्फ एक बार उससे मिलकर सब कुछ नहीं बताओगे? मैं धीरे से अपना सिर हिलाता हूँ। मेरी आवाज में कोई भावना नहीं है। सिलस सू मर चुका है। जो इंसान अभी जिंदा है वो कोल्ट ली है। बीती बातों को बीता हुआ ही रहने दो। ये सुनकर कैप्टन नाश आखिरकार खुद को रोक नहीं पाते। तुम्हारे और सेरीना के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ था? बात यहां तक कैसे पहुंच गई कि तुम एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते? इन 2 सालों में जब तुम अंडर कवर थे, उन्हें सच में लगा कि तुम मर चुके हो। वो उस दुख से कब बाहर नहीं आ पाई। मैं जानता हूं कि कैप्टन नाश का इरादा नेक है। वो नहीं चाहते कि मैं अपने काम की वजह से अपने परिवार को खो दूं, लेकिन मेरे लिए मेरा कोई परिवार बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मौत मेरा सपना पूरा करने का एक मौका थी और सब कुछ खत्म करके एक नई शुरुआत करने का रास्ता। 2 साल तक खंजर की धार पर नाचने जैसा जीवन रहा है। अंडरकवर लाइफ का हर कदम नपातुला और सावधानी भरा था, जिसने मुझे पीछे मुड़कर देखने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब जब मैं उन अंधेरे दिनों के बारे में सोचता हूं तो बस धुंधली यादें और एक ऐसा डर बाकी रह जाता है जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। अंकल नैश, मरे हुए लोग वापस जिंदा नहीं होते। मेरी आइडेंटिटी पूरी यूनिट की सुरक्षा से जुड़ी है। इससे कभी समझौता नहीं किया जा सकता। जब बात इतनी जरूरी हो तो मैं भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दे सकता। इसके अलावा अगर उन्हें पता चल भी गया कि सिलिस जिंदा है तो क्या होगा? हमारा काम प्रतिबंधित इलाकों में बारूदी सुरंगों पर चलने जैसा है। अगर किसी दिन मैं भी अपने माता पिता की तरह फर्ज निभाते हुए मारा गया तो ये उन्हें फिर से तोड़ देगा। बेहतर यही है कि ये राज राज ही रहे। इसमें ही सबकी भलाई है। कैप्टन नाश मेरी बात समझ जाते हैं। वो और जोर नहीं देते। वो बस मुझे चाबियों का एक सेट थमा देते हैं। ये ऑपरेशन बंद हो चुका है। तुम्हारा कवर सुरक्षित रहा। कमांड का मानना है कि तुम्हारी आइडेंटिटी की अभी भी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, इसलिए वो तुम्हें वापस नहीं बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम गहरे अंडरकवर रहो और अगले ऑर्डर्स का इंतजार करो। ये तुम्हारी असाइंड कार और अपार्टमेंट की चाबियां हैं। अभी के लिए वहीं रहो और एक सिक्योर लाइन के जरिए मेरे संपर्क में रहना। मुझे मोर्चे पर रहने की आदत है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। कैप्टन नैश मुझे छोड़ देते हैं और जाने से पहले कुछ आखिरी हिदायतें देते हैं। मैं चाबियां ले लेता हूं, लेकिन तुरंत घर नहीं जाता। इसके बजाय मैं ज़रूरत का सामान लेने के लिए कन्वीनियंस स्टोर जाता हूं। जब मैं बाहर निकलता हूं तो हल्की बारिश शुरू हो चुकी होती है। बिना छतरी के मैं गली में अकेला चल रहा हूं। वो संक रास्ता जो मेरे आने पर खाली था, अब वहां 2 लोग खड़े हैं। मैं अपनी नजरें भी नहीं उठाता। मैं बिना देखे उनके बीच से गुजर जाता हूं। जैसे ही हम एक दूसरे के पास से निकलते हैं, थकी हारी आईवी आगे बढ़कर मेरा कंधा पकड़ लेती है। उसकी आवाज़ घबराहट से कांप रही है। सिलस, मैं आखिरकार उसकी तरफ देखता हूँ। मेरा चेहरा चिड़चिड़ाहट और नफरत से भरा है। तुम कौन हो? हाथ छोड़ो, तुम मेरा रास्ता रोक रही हो। वो अनजानी आवाज़ और वो ठंडी नजरें आईवी और सरीना के दिल को झकझोर देती हैं, लेकिन वो उम्मीद की इस आखिरी किरण को छोड़ने से इनकार कर देती हैं। वो जिद पर अड़ी रहती हैं। मैं जानती हूँ ये तुम ही हो सिलस। मैं हूँ सरीना। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? उनकी दीवानगी मुझे चौंका देती है। मैं अपना सामान नीचे गिराता हूँ, अपनी कोहनी से उन्हें धक्का देता हूँ और पीछे धकेलता हूँ। क्या तुम मुझे लूटने की कोशिश कर रही हो? उस धक्के से वो दोनों लड़खड़ाकर पीछे गिर जाती हैं। मैं खुद को छुड़ाकर दौड़ने लगता हूँ और चिल्लाता हूँ, बचाओ, कोई बचाओ, किडनैपर्स। वो दोनों इस रिएक्शन को देखकर दंग रह जाती हैं। वो सहज रूप से मेरे पीछे भागती हैं। पास के एक दुकान का मालिक ये शोर सुनता है, तुरंत मुझे अपने रेस्टोरेंट के अंदर खींच लेता है और दरवाज़ा लॉक कर देता है। शीशे के पीछे से वो बाहर खड़े लोगों को घूरता है, दफा हो जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। सरीना बिना पलक झपकाए शीशे के पीछे से मुझे देखती रहती है, पागलों की तरह समझाने की कोशिश करती है, तुम गलत समझ रहे हो, ये मेरा भाई है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, मैं भर कूदता हूं और अपना मास्क नीचे खींच लेता हूं। कौन तुम्हारा भाई? बॉस, इनकी बातों में मत आना। मैंने अपनी जिंदगी में इन लोगों को कभी नहीं देखा। ये पक्का किसी गलत इरादे से आए हैं। पुलिस को बुलाओ। अपनी यादों वाले चेहरे से बिल्कुल अलग चेहरा देखकर आई के शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। जो उम्मीद अभी जागी थी वो पूरी तरह बुझ जाती है और उसकी आंखों में बस एक खालीपन रह जाता है। सरीना के चेहरे पर यकीन ही नहीं हो रहा। उसका हर इंस्टिंक्ट उसे कह रहा था कि कब्रिस्तान में जो था वो मैं ही था। वो उसे पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती थी। लेकिन इतनी दूर पीछा करने के बाद जो इंसान उन्हें मिला, उसका शरीर भले ही वैसा था, लेकिन उसका चेहरा और पर्सनालिटी उसके भाई से बिल्कुल अलग थी। इधर वो दोनों सुन्न खड़ी थी, उधर दुकान के मालिक ने पुलिस को बुला लिया था। 10 मिनट बाद ऑफिसर्स आते हैं और सबको स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस की मौजूदगी में मैं जरा भी पीछे नहीं हटता। मैं शाम की घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर और नाटकीय अंदाज में सुनाना शुरू करता हूँ। जैसे ही मैं कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकला, इन 2 औरतों ने मुझे घेर लिया।
ये बार बार जिद कर रही थी कि मैं इनका भाई हूं और मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी। किसी को भी समझ आ जाएगा कि ये मुसीबत है। मुझे इस तरह हाथ पैर मारते और तमाशा करते देखकर सरीना और आइवी की आंखों की चमक हर बीतते सेकंड के साथ कम होती जा रही है। वो मानना नहीं चाहती, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं है। कोल्ट नाम का ये शख्स मैं नहीं हूं। जब एडन ने मुझे 100 बार फंसाया था, यहां तक कि जब मैं सबसे ज्यादा दुखी और गुस्से में था, तब भी मैंने कभी इस तरह का व्यवहार नहीं किया होता। बिना किसी तहजीब के चिल्लाना और हाथ पैर मारना। किसी का चेहरा बदल सकता है, आवाज की नकल की जा सकती है, लेकिन व्यक्तित्व और स्वभाव इतनी बुरी तरह नहीं बदल सकता। मुझे सच में नहीं पता कि वो अभी क्या सोच रही हैं। मैं बस अपना बयान पूरा करता हूँ और फिर मेज पर हाथ मारता हूँ। यही हुआ था ऑफिसर। गवाहों के बयान हैं और पक्का सिक्योरिटी फुटेज भी होगी। आपको मेरी मदद करनी होगी। ऑफिसर अपना सिर झुकाए हर शब्द को ध्यान से रिकॉर्ड करता है, फिर सेरेना और आइवी की तरफ मुड़ता है। तुम दोनों एक अकेले आदमी का पीछा क्यों कर रही थी? सेरेना अपने होंठ भींच लेती है। हम एक कब्र पे गए थे। हमने उसे वहां प्रार्थना करते देखा और हमें लगा कि वो कोई अपना है। हम बस पूछने के लिए उसके पीछे आए थे। ये सिर्फ एक गलत फहमी थी। ये सुनकर मुझे और भी गुस्सा आ जाता है। मैं उन्हें तीखी नजरों से घूरता हूँ। इतनी देर तक मेरा पीछा करना साफ तौर पर सोची समझी साजिश है। ये दोनों पक्का कुछ गड़बड़ करने वाली हैं। इन्हें बंद करो। इन्हें हिरासत में लिया जाना चाहिए। ऑफिसर का सिर मेरे चिल्लाने से फटने लगता है। वो खामोश रहने का इशारा करता है और पूछताछ जारी रखता है। तो तुम लोग एक कब्रिस्तान में मिले थे। तुम कौन से कब्रिस्तान गए थे? सरीना की आंखों में एक हल्की सी रोशनी चमकती है। उसकी आवाज़ धीमी हो जाती है। हम अपने माता पिता से मिलने मार्टर सेमेट्री गए थे। मैं अपना आंकड़ू और लापरवाह अंदाज जारी रखता हूँ। ओ, मार्टर सेमेट्री। हाँ, मेरे बुढ़े ने मरते वक्त मुझे हुक्म दिया था कि वहां जाकर एक कब्र पर झाड़ू लगा देना। मैं बड़ी मुश्किल से ये करने के लिए निकला और ये दोनों मेरे पीछे पड़ गई। ये अपमानजनक लहजा तुरंत सेरीना और आइवी के चेहरे पर गुस्सा ले आता है। आइवी ठंडी नजरों से घूरती है। मैं ये एक आखिरी बार कह रही हूँ, ये कोई छेड़छाड़ नहीं थी। हमने बस इसे कोई और समझ लिया था। जैसी वो अपनी बात खत्म करती है, मैं नफरत से भरा एक ठहाका लगाता हूँ। गलती से मुझे समझ लिया? मजाक कर रही हो क्या? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। तुमने मुझे एक बार देखा और भाई 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 चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम अपने सगे भाई को तक नहीं पहचान सकती। तुम्हारी नजरें वाकई गजब की हैं। जो भी तुम्हारा भाई होगा उसकी तो 8 जन्मों की किस्मत ही खराब रही होगी। आज का मिशन पहले से भी ज्यादा डेंजरस है। इस वीडियो पर हमें चाहिए पूरे 10 के लाइक्स। अगर आपको ये स्टोरी सच में एंटरटेन कर रही है, अगर हर एपिसोड के बाद आपका हाइप नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, तो अभी लाइक बटन पे अटैक करो और इस टारगेट को पूरा करके दिखाओ। आपका हर एक लाइक इस सीरीज की ताकत बढ़ाता है और बताता है कि आप इस जर्नी के रियल सपोर्टर हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो पहले से ज्यादा क्रेजी और अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। एक भी एपिसोड मिस किया तो पूरी कहानी का गेम बदल जाएगा। और अब आता है आज का स्पेशल मिशन। हर इंसान इस वीडियो को 3 बार तक हाइप कर सकता है। मतलब आपके पास पूरे 3x3 हाइप पॉइंट्स हैं। तो अभी जाकर तीनों हाइप पॉइंट्स फुल कर दो, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि अगला एपिसोड कितने बड़े लेवल पे आएगा।